एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाषा के ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है ना, उसके बाद जब आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, ये कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द बताएं। तो गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाती हैं देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सब हो जाते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुकांत शब्द देखिए यह यहाँ पे है, अथवा तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो तुकांत शब्द वे होते हैं जिनके अंतिम में यानी जो अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे झट, पट, खट, नट, इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे रहन तो सहन, मिलना जुलना, इस तरह से ये तुकांत हो जाते हैं। ये किसमें? जैसे शायरियाँ हैं, कविता हैं, इनमें सब में यूज होता है। जैसे जब कोई खेल खेलते हैं तब भी तो ऐसे खेल खेलते नहीं है कि अच्छा झट तो पट है ना, खट तो नट, इस तरह से हो जाते हैं। आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आरोही क्रम जैसे 1 हो जाता है, 2, फिर 3 और 4, 5, ये क्या है? ये आरोही क्रम है। अवरोही क्रम जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये अवरोही क्रम हो जाते हैं। गुणक किसे कहते हैं? तो गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द का अर्थ 1 से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द होता है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखावट का लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे जो भाषा है हिंदी, इसकी क्या लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। इंग्लिश हो जाती है तो रोमन लिपि है। तो ये क्या है कि किसी भी भाषा की लिखावट का लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि। उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे संख्याएं से अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये का जोड़ होता है। इस तरह से भी कह सकते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं a और b को सह अभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF 1 है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें यानी डिवाइड करना है। तो 40 पुस्तकें हैं, 6 लोगों में बांटना है ना। तो 6 कम 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छाक 36, यानी 6 बार में गया तो 36 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से यानी 6 गया तो 4 बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी शेष कितना बचा? तो 4। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बची? तो 4 पुस्तकें शेष बची। उसके बाद यहाँ पे है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय संख्याएं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं, अर्थात जिन्हें भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है। काव्य का क्या अभिप्राय है? तो काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। तो दोनों स्थानीय मान मतलब 636 में दोनों स्थानीय मान, यानी ये इकाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये 6 ही हो गया। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं होंगे। और जो ये वाला 6 है तो इसका देखिए 6 हो गया, यहाँ पे 2 संख्या यानी 2 जीरो हो जाते हैं, है ना। तो 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान क्या है, तो पहले 6 का स्थानीय मान देखिए क्या हो जाता है, तो ये इकाई हो जाता है। और ये इस वाले 6 का तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सैकड़े पे है तो ये सैकड़ा हो जाता है। गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताएं तो संख्याओं का ज्ञान, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब आप गणित शिक्षण ले रहे होते तो उसमें क्या होता है, संख्याओं का ज्ञान भी होता है और तर्क करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो अयोगवाह के 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विग्रह, ये हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ये सब हो जाते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्रबिंदु यानी इस तरह से चंद्रबिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि हो जाते हैं। हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए। हलंत से आशय आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए 26 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या हो जाते हैं, ये स्वर हो जाते हैं। और उसके बाद जो शेष बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो व्यंजन हो जाते हैं। वो 21 होते हैं, ये आपके 5 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है, नाम लिखे। तो चा, छा, जा, झा, या, ये चा वर्ग की ध्वनियाँ हो जाती हैं। गुणों के कौन यानी गुणों में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणों यानी गुणा में, सॉरी यहाँ पे गुणा है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, तो गुणा में निम्न संक्रियाएं होती है, गुणनफल, गुणज, गुणक, ये सब हो जाते हैं। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 345 में देखिए 5 का तो 5 है, 4 का तो देखिए 4 है और 1 0 है, और 3 का तो 3 है और 2 0, तो इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना। लता नाचती है, काम का होना। इस तरह से हो जाते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, काम का न करना। लता नाचती नहीं है, काम का ना करना। यानी क्या है कि जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, नहीं का यूज हो रहा है, वो नेगेटिव है। क्या है, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। और जहाँ पे काम हो रहा है वो पॉजिटिव है। इस तरह से हो जाता है। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है, तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। शुद्धता या ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। तरंगता, ध्वनि में आरोहारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना
आवश्यक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा हो जाती हैं। ऊष्म व्यंजन जैसे पिछड़ी श, शा और सपेरे वाला सा और हा, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आयोगवाह के 3 प्रकार बताएं। तो अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग हो जाते हैं। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण हो जाता है। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बलाघात ध्वनि यानी बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उसके नाम लिखिए। तो संवृत, अर्धविवृत, विवृत, अर्धसंवृत। तो संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अर्ध विवृत ए, औ, आ, विवृत, बड़ा आ, अर्ध संवृत ए, ओ। ऋण स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, कठोर, तालु। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए इसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु तो महत्वपूर्ण बातें बताएं। उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, शांत वातावरण ये हो जाते हैं। वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण ये हो जाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे वचन है, हमने वाचन कह दिया। वचन किसे कहते हैं? ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार बताएं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन जैसे एक चीज और बहुवचन यानी कई चीजें। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि, कुछ भी एक चीज, है ना। बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, बालकों आदि। सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताएं। आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। ये क्या है? यहाँ पे देखिए सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले। तो आकाश को आप आकाश ही तो कहेंगे, वर्षा को और तो आप कुछ नहीं कह सकते, वर्षो, ये वो ऐसा तो है नहीं। सत्य, सत्यों नहीं कह सकते। झूठ, है ना, पानी, सहायता, ये सब क्या है? ये सदैव यही बोले जाते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय लच्छा किन किन वर्णों के योग से बना है? तो का, हलंत प्लस पिछड़ी शा यानी ये क्षत्रिय वाला छाप का हो जाता है। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी में इस तरह के क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं और आते ही आते हैं। संयुक्त व्यंजन त्रा किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो ता, हलंत प्लस रा यानी त्रा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो जा प्लस या यानी ज्ञा। और आपका यहाँ किसका चिन्ह है, यानी ये कि जो बिंदु है किसका चिन्ह है? तो ये अनुस्वार का है। हमने कई बार बताया अनुस्वार यानी एक ना यानी एक बिंदु, है ना। और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु यानी एक चांद। और ये जब भी आता है तो हम ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए चंद्र बिंदु, तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, ये किसका है? तो यहाँ किसका चिन्ह है? यानी चंद्र बिंदु, यानी इसको और क्या, ये अनुनासिक यानी 2 बार ना। अतिवृष्टि का विलोम बताएं? तो अनावृष्टि। अर्वाचीन का विलोम तो प्राचीन। पठन क्या है? पठन के सोपान बताएं? तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना है जिसे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान, पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। मुद्रित पाठकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग,
प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताएं। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन ये हो जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताएं। चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक पठन ये हो जाते हैं। उच्चारण के दोष बताएं। रुक रुक कर बोलना, गद्य स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है? तो बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताएं। परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। भाषाई कौशल का विकास होता है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उप वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों, मौलिकता की जांच की जाती है। प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताएं। तो संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक तथा निरामिष का सामिष है। उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताएं। उन्नति अवनति तथा कृतज्ञ कृतज्ञ हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, कमल, तो सूर्य का हो जाता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कमल का हो जाता है अंबुज, सरोज, सरसिज। और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। अनौपचारिक मतलब क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा यानी जो शिक्षा हमें उसका कोई टाइम नहीं होता है हमारे, जैसे कि हम कहीं पे भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए कोई नोट्स की नीड नहीं होती है, कोई बुक की नीड नहीं होती है ना, कोई शिक्षक की नीड नहीं होती है। यानी कि वो हम हर वक्त हर समय सभी से, चाहे वो छोटे हों, हमसे बड़े हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कोई भी हो, हम वो शिक्षा उनसे ग्रहण करते हैं। यानी कि वो हम जीवन पर्यंत ग्रहण क्या करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। तो घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। जी हाँ, घर को भी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। हमारे आसपास में भी जो लोग हैं उनसे भी हम सीखते हैं, समाज में निकलते हैं उनसे भी हम कुछ सीखते ज़रूर है। ठीक है ना। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र घर को भी माना गया है। ठीक है ना। देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण ठेस, लेटा, खिड़की, डिब्बा आदि हो जाता है। क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा वो भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो मातृभाषा। और सबसे पहले किससे सीखता है? तो अपनी माँ से, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माता के संपर्क में आता है और उसी के द्वारा जो बोला जाता है वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। फिर अपने घर के बड़ों से, फिर आस पड़ोस से, लेकिन जो सबसे पहले बच्चा सीखता है तो वो अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद पिता से सीखता है ना। यही तो होता है। तो वो भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान से वंचित कोश को साहित्यिक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर वर्ण होते हैं? तो 52। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11। व्यंजनों की बात कर ले तो 33, है ना। उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। पूरा एक समूह होता है आ प्लस ज्ञात, तो वो क्या है? वो वर्णमाला हो जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं।
वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण आम, हाथ, आग, नंगा आदि। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि हो जाते। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते जैसे आम, कान, कलम आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। जो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं जैसे पंकज, जलद ये हो जाते हैं। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताएं। मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मुहावरा वाक्यांश और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, कहावत वाक्य है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे राम, पुस्तक, मेज, आगरा, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। और आपको पता है आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा ही तो है, जिस पे हाथ रख दें वो नाउन यानी संज्ञा है ना। ये तो बचपन से ही सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो ये तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आया तो हमने पढ़ दिया है ना और बता दिया। संज्ञा के भेद बताएं। संज्ञा के निम्न भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये हो जाती है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद बताएं तो सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये हो जाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं जैसे सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि, है ना। इसमें जो खट्टा है वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। चतुर, बिल्ली क्या है, तो चतुर है ना। तो विशेषण के भेद बताएं। विशेषण के भेद इस प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण बताएं। जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। रोहित पुस्तक पढ़ा यानी क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। क्रिया के भेद बताएं तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। पठन तथा वाचन में अंतर बताएं। तो पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन है तथा दोनों का प्रयोजन अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। निम्न में समास बताएं। नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह, चतुर्भुज। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे नीलकंठ जो आपका दिए हुए हैं तो वो क्या है, नीला यानी कंठ जिसका है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कर्मधार समास, लेकिन ये कर्मधार समास नहीं है, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, ये कर्मधार समास नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। नीलकंठ क्योंकि ये दोनों पद नहीं प्रधान है, इसमें किसी तीसरे पद की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, नीलकंठ कौन है, तो शंकर जी हैं। तो यानी ये आपका बहुब्रीहि हो जाता है। फिर पंचानन, पंचानन में क्या है, पंचानन में कैसा है, तो ये भी आपका बहुब्रीहि है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका पंचानन यानी ये भी बहुब्रीहि है। उसके बाद आपका दशानन यानी 10 है ना। तो इसमें दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 सिर हैं जिसके, तो किसके, तो रावण के हैं। तो इस तरह रावण हो जाता है। फिर उसके बाद नवग्रह, नवग्रह कौन सा है, तो नवग्रह आपका हो जाता है
दिग्गु समास, है ना। नवग्रह दिग्गु समास हो जाता है, यानी 9 ग्रहों का समूह। और चतुर्भुज, तो चतुर्भुज आपका दिग्गु भी है और बहुव्रीहि भी है, ये दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि है तो ये गलत नहीं है, लेकिन दिग्गु समास में भी आ जाता है ये, तो इस तरह से हो जाता है। तो जहाँ पे बहुव्रीहि कौन होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो के किसी तीसरे पद की बात हो रही हो, है ना, तो इस तरह से हो जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है क्या कहलाता है। देखिए, आदि और अंत तो आपने नहीं पढ़ा, आगे जैसे कहते नहीं आदि मतलब क्या होता है, आदि और अंत ऐसे पता कर ले। तो अंत मतलब बाद में, आदि मतलब पहले। तो जो पहले लगता है, आगे लगता है, तो आगे कौन सा लगता है, आगे उपसर्ग। यही तो बताया था कि आगे उपसर्ग, आगे उपसर्ग, तो उपसर्ग होता है। देखिए हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो वो प्रत्यय, यानी क्या कह रहे हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए अंत में जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय मतलब पीछे, तो अंत में जोड़े जाते हैं यानी प्रत्यय है। सस्वर वाचन किसे कहते हैं, सस्वर वाचन स्वरयुक्त होता है या बोल कर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरयुक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य को ओंठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं, इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज्यादा सीखते हैं। मौन वाचन किसके लिए गद्य पद अधिक उपयोगी है, यानी गद्य के लिए, है ना। यह पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता, क्यों, क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। तो इसमें मौन वाचन कराएंगे तो रसानुभूति कैसे कराएंगे, है ना। मौन वाचन का उद्देश्य बताएं तो वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्ष्यार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन, द्रुत वाचन, इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी आपकी ये जो सीरीज है इसमें अभी अति लघु त्रि क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। लगभग एक पार्ट आपका अभी और आएगा, उसके बाद लघु त्रि प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और कहीं पर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। थैंक यू।